हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मोल अवधारणा, और मोल अवधारणा के अंदर हम आज आ गए हैं स्टोइकियोमेट्री पर। यानी स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? रस समीकरण मिति। तो उस रासायनिक समीकरण की रस समीकरण मिति को अब हम डिफाइन कर लेते हैं। तो कल हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा था बेटा, और आज हम अभिक्रिया को क्या करना सीखेंगे? रस समीकरण। तो हेडिंग डाल लीजिए पहले, रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, ये आपके रस समीकरण मिति क्या होती है बेटा? रस समीकरण मिति, रासायनिक समीकरण की रस समीकरण मिति होती क्या है, अब हम ये देख लेते हैं। तो जैसे कोई रिएक्शन है आपके, यही है वाटर का फॉर्मेशन की रिएक्शन, ठीक है। 2H2 प्लस O2 इजकल टू 2H2। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त होने वाले जो गुणांक होते हैं वही रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं, और वो वास्तव में इनके मोल को व्यक्त करते हैं। तो ये बात लिख लो पहले। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त होने वाले गुणांक, जैसे ये 2, ये 1 और ये फिर से 2 गुणांक रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं, तथा ये क्रियाकारक एवं उत्पाद के अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले मोल को व्यक्त करते हैं। तो यानी ये जो अभिक्रिया के गुणांक है, ये क्या व्यक्त करते हैं बेटा? रासायनिक समीकरण में रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं, तथा ये क्रियाकारक एवं उत्पाद के अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले मोल को व्यक्त करते हैं। जैसे इस समीकरण को हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? ये समीकरण को ये कॉपी कर लिया होगा आपने। तो अब हम इस समीकरण को पढ़ने वाले हैं। 2 मोल हाइड्रोजन, 2 moles of
H2, 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किससे? 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। 2 मोल 1 मोल, ये 1 है ना, तो 1 मोल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कितने मोल? 2 मोल ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ वाटर, यानी वाटर के 2 मोल बना रहा है। तो ये हमको कहाँ से पता लगा? ये जो कॉफिशिएंट है ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होते हैं और ये वास्तव में मोल को ही व्यक्त करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिए रस समीकरण की परिभाषा क्या होगी। तो रस समीकरण वास्तव में क्या है? तो रस समीकरण की परिभाषा लिख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक पदार्थ एवं उत्पाद पदार्थों के मध्य मात्रात्मक, यानी कितनी मात्रा को बना रही है, मात्रात्मक संबंध को ही रस समीकरण संबंध कहते हैं। तथा यह संबंध मोल संबंध अथवा भारात्मक संबंध या आयतनात्मक संबंध के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी हम इस संबंध को, जो क्रियाकारक और उत्पाद के मध्य ये संबंध है, इसको मोल संबंध अथवा भारात्मक संबंध या आयतनात्मक संबंध के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कोई भी अभिक्रिया है, इसमें कितना अभिकारक भाग ले रहा है उसको मोल के रूप में बता सकते हैं, उस कितना भार के रूप में भी बता सकते हैं, और कितना आयतन उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम इसको इस तरह से आयतन, अगर गैस है तो आयतन बता दो, वेट बता दो या मोल बता दो के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए आप बेटा पहले, फिर कॉपी करने के बाद में हम ये देखेंगे कि कैसे बताते हैं अपन इसको। चलिए, आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर लें। अब हम आ जाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी को ले लेते हैं 2H2 + O2
इजकल टू 2H2O। तो इसका मोल संबंध तो आ ही गया। मोल संबंध तो अभी हमने व्यक्त किया ही था ना। मोल संबंध कैसे व्यक्त किया था हमने मोल संबंध? तो हमने मोल संबंध व्यक्त किया था 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल जल के बना रहा है। 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन से संयोग करके 2 मोल जल के बना रहा है। तो अब आप जानते हो कि भाई 1 मोल में कितनी मात्रा होती है? आप क्या जानते हो? 1 मोल के अंदर अणुभार के बराबर मात्रा होती है, ये जानते हो ना। 1 मोल में 22.4 लीटर आयतन होता है, 1 मोल में अणुभार के बराबर मात्रा होती है, और 1 मोल में संख्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो 2 मोल में कितनी मात्रा होगी? 2 इंटू अणुभार। 2 इंटू अणुभार मतलब अणुभार, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है? 2 इंटू 2 होता है, तो यानी 4 का कितना आ गया? 4 ग्राम। तो ये भार के रूप में आया भाई, भारात्मक संबंध आ गया कि 4 ग्राम। अब 1 मोल में तो अणुभार के बराबर मात्रा ही होगी। अणुभार कितना होता है आपके? ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32 ग्राम, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन, भार के रूप में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग करके, तो 2 मोल में फिर से ये 2 इंटू अणुभार, और अणुभार जल का कितना होता है? अणुभार जल का होता है आपके 2 इंटू 18 अणुभार होता है, यानी 36 ग्राम। तो यहाँ हमको भारात्मक संबंध मिल गया, 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 36 ग्राम ऑक्सीजन देती है। आ गया भारात्मक संबंध समझ में? कोई डाउट? चलिए अब इसको आयतनात्मक संबंध में बदलें। आयतनात्मक संबंध कैसे आएगा? तो पहले आप क्या जानते हो बेटा? 1 मोल में गैस का कितना? 22.4 लीटर आयतन होता है। कितना आयतन होता है 1 मोल में? 1 मोल में आपके 22.4 लीटर आयतन होता है। तो यहाँ तो 2 मोल है, तो 2 मोल में कितना आयतन होगा? 44.8 लीटर, यानी हाइड्रोजन के 44.8 लीटर, ऑक्सीजन के 22.4 लीटर के साथ संयोग करते हैं। लेकिन ये बेटा वैलिड है गैस पे, और ये लिक्विड है, तो इसके लिए हम आयतन की बात, अब अगर ये भी गैस ही होती है तो फिर हम इसका भी कह देते हैं कि भाई बनती है, लेकिन ये तो लिक्विड बन रहा है। क्या बन रहा है? लिक्विड, इसलिए हम इसके बात नहीं करेंगे, क्योंकि लिक्विड के लिए ये रिलेशन सही नहीं है। तो केवल हम क्या बोल सकते हैं आयतन संबंध में कि 44.8 लीटर हाइड्रोजन गैस संयोग करती है 22.4 लीटर गैस के साथ। क्लियर हो गई बात? चलिए एक और, हम ऐसे ही एक रिलेशन अब आप निकालना इसी फॉर्म में कि क्या हो रहा है एक रिएक्शन का रस समीकरणिति संबंध आपको बताना है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। ये है N2 प्लस H2 इजकल टू अमोनिया। तो ये आपके पास मैंने, ये गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया भी गैस है।
तो अभी सबसे पहले काम क्या करना है, इसका रस समीकरण मिति संबंध बताना है, जो आप मोल संबंध के रूप में भी बता सकते हो, जो कि आप भार संबंध के रूप में भी बता सकते हो, और जो कि आप आयतन संबंध के रूप में भी बता सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि आपको पहले अभिक्रिया को संतुलित करना ही पड़ेगा, क्योंकि रस समीकरण मिति संबंध बताया जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए। तो अभी इसका संतुलित होना मांगता है, इसे संतुलित करेंगे पहले। तो संतुलित करने पर, तो संतुलित होने के बाद क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। अब ये संतुलित है। तो अब इसका मोल संबंध बता सकते हो आप। मोल संबंध कैसे बताओगे, तो आपको अभी अभी मैंने क्या लिखाया था कि अभिक्रिया में जो रस समीकरण मिति गुणांक है, इनके गुणांक होते हैं, वही रस समीकरण मिति गुणांक कहलाते हैं और वही मूल संबंध को व्यक्त करते हैं। तो इसका हो गया 1 मोल, तो इसका बोलेंगे बेटा 3 मोल के साथ। तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग करके 2 मोल अमोनिया बनाती है। 1 मोल नाइट्रोजन गैस 3 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ 2 मोल अमोनिया बनाती है। ये आपने मोल संबंध लिख दिया। कैसा संबंध लिख दिया, मोल संबंध। ओके, अब इसको भार में चेंज करो, भारात्मक संबंध के रूप में। तो भारात्मक संबंध इसका क्या आएगा बेटा जी, बताइए। 1 मोल में सर होती है अणुभार के बराबर मात्रा, तो 28 ग्राम हो गया है इसका अणुभार। तो इसका कितना हो रहा है, इसका तो हो जाएगा 3 मोल में हो गया 3 इंटू अणुभार होता है 2, यानी 6 ग्राम। कितना, 6 ग्राम। तो इसका 28 ग्राम, इसके 6 ग्राम से संयोग करके इसके कितने बना रहा है, 2 इंटू अणुभार 17 है, तो यानी 34 ग्राम बना रहा है। कितना, 34 ग्राम। तो 28 ग्राम कैसे पढ़ोगे आप, 28 ग्राम नाइट्रोजन संयोग करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ और बनाता है 34 ग्राम अमोनिया। ये बोलोगे आप भारात्मक संबंध के रूप में, मतलब रस समीकरण मिति संबंधी है लेकिन भार के रूप में, ये मोल के रूप में। तो ऐसे एक और बोल सकते हो आप, आयतनात्मक संबंध। तो आयतनात्मक संबंध के रूप में क्या बोलने वाले हो बेटा, 1 मोल में गैस का कितना आयतन, फिर से बोलो, 22.4 लीटर। 3 मोल में 3 इंटू 22.4, भाई 3 गुना हो जाएगा ना 3 मोल में। 1 मोल में 22.4 लीटर, तो 3 मोल में 3 गुना हो गया, दैट इज 67.3 लीटर। कितना आएगा, 67.2 लीटर। और इधर ये भी अब तो गैस है, तो इसका 2 इंटू 22.4, यानी ये आएगा आपके कितना, बोलिए कितना आएगा, 44.8 गुना तो होता है यार, आपको सही बोल दिया आपने, 44.8 लीटर। क्लियर। तो क्या संबंध आया, बोल के बताइए। तो मोल संबंध तो आया, 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन से संयोग करके 2 मोल अमोनिया बनाता है।
भारात्मक संबंध आया 28 ग्राम नाइट्रोजन सहयोग करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ और बनाता है 34 ग्राम अमोनिया। आयतनात्मक संबंध आया 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस सहयोग करती है 67.2 लीटर हाइड्रोजन गैस के साथ और बनाती है 44.8 लीटर अमोनिया। क्लियर? तो ये संबंध आपके आ चुका है। तो ये संबंध आने के बाद अब बेटा क्वेश्चंस कैसे करने पड़ते हैं। तो जैसे आपको अब ये संबंध आ गया, अब उसके बाद आप क्वेश्चन ऐसे बोलेगा आपको, पहले संबंध लाना पड़ता है। अब यहाँ तो मैंने संबंध बता दिया आपको। अब मान लो जैसे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं हम। क्या कहता है क्वेश्चन? 1 मोल कार्बन, ठीक है, 1 मोल कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर उत्पादित CO2 का आयतन क्या होगा? ये क्वेश्चन आ गया। एनसीईआरटी में दे रखा है ये क्वेश्चन 1.3 ऐसे। कैसे करोगे? तो सबसे पहले अब आपको ना तो इक्वेशन देगा ना रस समीकरण मिति देगा। तो अब ये आपका दायित्व है कि रस समीकरण मिति भी आपको ही लानी पड़ेगी और रिएक्शन भी आपको ही। पहले रिएक्शन लाओगे तो रस समीकरण मिति आएगी। तो पहले कार्बन की रिएक्शन कराओ। किससे कराओगे? ऑक्सीजन से। और क्या बनाओगे? CO2। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने को, तो ऑक्सीजन तो ज़रूरी है ना। CO2 उत्पादित है तो CO2 को उत्पाद बना दो। अब इसको संतुलित, तो अब आप कहोगे तो संतुलित ही, तो बढ़िया है, ये तो संतुलित ही हो गई तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं होती तो करनी पड़ती। अब रस समीकरण मिति क्या कह रही है? 1 मोल से क्रिया करता है और 1 मोल ही बनाता है। तो आप सॉल्व हो गया। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि 1 मोल से को जलाने पर कितना CO2 का आयतन पूछ रहा है। लेकिन तो अब आप इसका आयतन ले जाओ। 1 मोल में कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर आयतन होता है। और दो आंसर भी आपका आ गया। तो यहाँ से पता लग गया कि 1 मोल कार्बन को अगर जलाएंगे तो 22.4 लीटर CO2 गैस उत्पादित होगी। तो आंसर हो गया हमारा 1 मोल कार्बन को जलाने से 22.4 लीटर CO2, ये लिखना है आपको, 22.4 लीटर CO2 उत्पादित होती है। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन को जलाने से कितनी 22.4 लीटर CO2 उत्पादित होती है। आंसर आ गया। चलिए एक और उदाहरण का एनसीईआरटी का उदाहरण क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ये एनसीईआरटी का उदाहरण क्या है? एनसीईआरटी में 16 ग्राम है, वो आप करना, मैं 8 ग्राम ले रख के चल रहा हूँ। 8 ग्राम CH4 मीथेन के दहन से
कितने ग्राम H2O निर्मित होगा। 8 ग्राम की जगह 16 ग्राम भी 16 ग्राम एनसीईआरटी में मैंने 8 ग्राम कर दिया ताकि एक नया क्वेश्चन हो जाए। CH4 के दहन से कितने ग्राम H2O निर्मित होगा। तो पहले वही काम करना है आपको। क्या क्या काम है पहला हमारा? रिएक्शन बनाना। तो दहन हो रहा है CH4 का। अब आप कहोगे साहब दहन हमको तो पता ही नहीं है समीकरण क्या आएगी। तो दहन बेटा जब भी होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और दहन से आपको हमेशा CO2 बनाना है और H2O बनाना है। अब इस अभिक्रिया को पहले संतुलित करो। तो संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन देखो 4 है, यहाँ 2 ही है तो 2 हाइड्रोजन और लगा लो, 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन को देखो, कार्बन तो हो गए बैलेंस। ऑक्सीजन को देखो 2 और 2 4, तो इधर भी 4 आना चाहिए। तो यहाँ आप रस समीकरण मिति पे आ जाओ। क्या कहती है? 1 मोल मेथेन 2 मोल ऑक्सीजन से संयोग करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जल बनाती है। लेकिन H2O का ग्राम में भार पूछा है, तो पहले और इसका भी ग्राम में ही दिया है, तो भारात्मक संबंध पे आ जाओ। भारात्मक संबंध जिनकी बात हो रही है उनका ही लिख लो भले। तो बात हो रही है मेथेन की और जल की। तो इसके 1 मोल में कितना? तो अणुभार के बराबर। और अणुभार कितना? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, यानी 16 ग्राम। तो 16 ग्राम और इसका 2 मोल यानी 2 इंटू अणुभार, यानी अणुभार होता है कितना? 2 इंटू 18, यानी 36 ग्राम। कितना? 36 ग्राम। तो 16 ग्राम से उत्पादित होता है कितना? 36 ग्राम। तो हमारा प्रश्न कह रहा है 8 ग्राम से, तो इसको आधा किया तो इसको भी आधा कर दो। 36 का आधा 18 ग्राम, यानी हमारा आंसर हो गया 8 ग्राम मेथेन से 36 ग्राम 18 ग्राम जल उत्पादित होगा। 16 ग्राम का आधा कितना होता है? 18 ग्राम। तो यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि 16 ग्राम CH4 उत्पादित करता है कितना? 36 ग्राम H2O, इसलिए 1 ग्राम CH4 कितना करेगा? 36/16। और इसलिए कितने ग्राम से निकालना है? 8 ग्राम मेथेन करेगा 36/16 इंटू 8, यानी 8 दूनी 16 को 2 से कटा, यानी 18 ग्राम। वैसे सीधा है, इसका आधा कर रहे हैं 8, तो इसका भी आधा कर दो। जो इसके साथ होता है ना वही इसके साथ होता है, या फिर यूनिटरी मेथड लगा लो, चूंकि वाला मेथड, उससे भी कितना ग्राम आ जाएगा? 18 ग्राम आ जाएगा। कोई डाउट? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। छः 5 ग्राम Zn की क्रिया H2SO4 के साथ करने पर HTP पर कितने
कितने लीटर H2 गैस का उत्पादन होगा। 6.5 ग्राम Zn की क्रिया H2SO4 के साथ करने पर HTP पर कितने लीटर हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होगा। तो पहला काम क्या करना है, अभिक्रिया को संतुलित करना है। ठीक है, तो संतुलित करें हम। तो सबसे पहले अभिक्रिया लिखनी पड़ती है Zn प्लस H2SO4। ठीक है, क्योंकि जिंक की क्रिया किससे कर रहे हैं हम, H2SO4 से कर रहे हैं। क्या बनेगा, तो बनने वाला है आपके पास ZnSO4। क्या बनने वाला है, ZnSO4। और हाइड्रोजन गैस भी बनेगी, H2 गैस भी बनेगी। यहाँ आपको दिया है जिंक का परमाणु भार, ये देख के चलेगा क्वेश्चन। परमाणु भार बराबर 65। ये प्रश्न आपको दे के चलने वाला है। ठीक है, तो Zn प्लस H2SO4 से रिएक्शन करके ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बन गई। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? अब मोल संबंध पे आ जाओ। मोल संबंध, एक मोल जिंक 1 मोल H2SO4 के साथ 1 मोल ZnSO4 और 1 मोल हाइड्रोजन बनाती है, क्योंकि रिएक्शन संतुलित है। 1 मोल में कितना भार, परमाणु भार के बराबर, क्योंकि ये परमाणु है, तो 65 ग्राम। इनसे बात करनी नहीं है, क्योंकि इनके बारे में ना तो कुछ पूछा है ना कुछ दिया है, सीधे हाइड्रोजन के बारे में पूछा है, कितना आयतन। तो 1 मोल में कितना आयतन, 22.4 लीटर आयतन। ये भी तो होता है। इसके आयतन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका आयतन पूछा है। इसके भार की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका भार दिया है। तो यहाँ से आपको क्या सूचना मिल गई, 65 ग्राम से बनता है 22.4 लीटर। तो फिर वही लगा दो यूनिटरी, क्योंकि 65 ग्राम जिंक से बनता है 22.4 लीटर, इसलिए 1 ग्राम से बनेगा तो 22.4 अपॉन 65, और इसलिए 6.5 ग्राम से बनेगा। तो आप क्या करोगे, 22.4 बटा 65 इंटू 6.5, पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो। 65 से 65 कट गया, 10 का भाग दोगे 2.24 लीटर। कितना हाइड्रोजन गैस उत्पादित हो गई, 2.24 लीटर हाइड्रोजन गैस उत्पादित हो गई। कोई डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट आपको यहाँ नहीं है। और वैसे मैंने आपको क्या तरीका बताया, जो काम इसमें हो रहा है वही काम उसमें होगा। तो इसमें क्या काम हो रहा है, 6.5 से तो पता है 22.4 लीटर बन रही है, तो इसमें हमने कितने से पूछ रहे हैं, 6.5 से पूछ रहे हैं। तो 65 और 6.5 में क्या रिलेशन है, ये इसमें अगर 10 का भाग लगा देते हैं तो ये आ जाता है। तो 10 का भाग लगाने से आया है ना ये, तो इसमें भी 10 का भाग लगा दो, 2.24 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, कि जो काम इसके साथ होता है वही काम उसके साथ भी होने वाला है। ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा। क्लियर? चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका, जिससे आपकी और अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक और क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है 10 ग्राम CaCO3
को गर्म करने से, CaCO3 को गर्म करने से HTP पर कितने लीटर CO2 का उत्पादन होगा। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु भार की जरूरत पड़ेगी यहाँ जो 40 है। बाकी कार्बन का आपको पता ही है, कार्बन का कितना है, कार्बन का परमाणु भार है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16। ये आपको परमाणु भार दिए। तो करिए, क्वेश्चन आपके लिए है 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने से HTP पर CO2 का HTP पर CO2 का HTP पर कितने लीटर CO2 का उत्पादन हो। ठीक है, चलिए पहले रिएक्शन, क्वेश्चन मिटा दो। क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा आपने। तो सबसे पहले CaCO3 को हीट कर दिया, क्या दिया, CO, और उत्पादित क्या हुआ, CO2 गैस, जिसका आयतन आपको पूछा है। अभिक्रिया देखो संतुलित है क्या, तो अभिक्रिया संतुलित है तो आ जाओ मोल संबंध पे। एक मोल और एक मोल, यानी एक मोल CO2 बनती है और एक मोल का मतलब है कितना CO2, 22.4 लीटर। क्योंकि इसका आयतन पूछा है तो हमने आयतन की बात कर ली। इसका भार दे रखा है तो एक मोल में कितना भार बेटा, अणुभार के बराबर, और अणुभार कितना है, तो Ca का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 थी 48, टोटल करोगे 100 आएगा। तो 100 ग्राम से कितना CO आयतन बन रहा है, 22.4 लीटर। किससे, 100 ग्राम से। तो क्वेश्चन है आपका 10 ग्राम CaCO3 से कितना बनेगा। तो हमने एक मोल से निकाल लिया पहले कि एक मोल से कितना बन रहा है बेटा, तो एक मोल से आपके बन रहा है 22.4 लीटर CO2। 100 ग्राम से बन रहा है, यानी एक मोल में अणुभार 100 ग्राम से। तो अब इसमें 10 ग्राम से पूछा है, तो 10 में इसमें 10 ग्राम से पूछा है, यानी 10 का भाग लगा है ना, तो इसमें भी 10 का भाग लगा तो डिवाइड बाई 10, तो क्या आएगा 22.24 लीटर CO2 गैस उत्पादित होगी। खुद करना है, वैसे मैंने आपको आंसर बताया, केवल 2.24 लीटर CO2 का उत्पादन होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने स्टोइकियोमेट्री को लिया था। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है अब, स्टोइकियोमेट्री वाला। अब कल हम इसमें एक नया टॉपिक लेंगे, लिमिटिंग रिएक्जेंट। तो पढ़ते रहें बेटा जब तक के लिए। थैंक यू।